नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन शर्मा, आपका अपना साइंस एजुकेटर। आपने एक गाना सुना होगा कि जीने के हैं 4 दिन, आगे आपने गुनगुना लिया होगा। ऐसे ही जीने के लिए 4 काम हैं जो आपको करने हैं, बहुत ज़रूरी काम है। जैसे खाना खाना, सांस लेना, खून का दौड़ना और एक्सक्रीशन। मतलब हमारे शरीर में बहुत सारी एक्टिविटी रिएक्शंस लगातार चलती रहती हैं, तो उनसे जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है उसे शरीर से बाहर निकालना, दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो हमारे पास जीने के लिए टोटल 4 एक्टिविटी, 4 प्रोसेस का होना बहुत जरूरी है, और उन 4 प्रोसेस को मिलाकर हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये है सिंपली न्यूट्रिशन, मतलब खाना खाना और उसका डाइजेशन करना। ये है सांस लेने से रिलेटेड, ये है आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम की यूनिट किडनी। तो कुल मिलाकर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए ये 4 प्रोसेस तो जरूरी है ही। इसके अलावा और भी हैं, जैसे रिप्रोडक्शन, जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसे ग्रोथ एंड मूवमेंट। तो उन ये चारों प्रोसेस मिलकर किसी ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखने का काम करती हैं। तो आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम लोग इन चारों प्रोसेस को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अब देखिए, इस वीडियो क्लास को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे क्वेश्चंस, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो चलिए अपनी क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टॉपिक 1 न्यूट्रिशन की। देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। तो देखिए, टू द डेफिनेशन, बिल्कुल स्ट्रिक्टली डेफिनेशन पर जाएं। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ। उनको जिंदा रखने के लिए जो प्रोसेस जरूरी है, जो काम जरूरी है, उसे कहा गया है लाइफ प्रोसेस। तो उसमें देखिए, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन के अलावा कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ एंड मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा कि लाइफ प्रोसेस क्या है। चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग। मेरे पास टॉपिक 1 आता है न्यूट्रिशन। देखिए, इस टॉपिक का पहले हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं। देखिए, न्यूट्रिशन का सीधा सा मतलब है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी। फूड को बॉडी के अंदर लेना, उसको डाइजेस्ट करना, और डाइजेशन के बाद उस फूड को अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए उसको यूज करना। तो ये होल प्रोसेस न्यूट्रिशन में आती है। तो अब अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन पर जाते हैं, देखिए, अब मेरे पास है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज नोन एज न्यूट्रिशन। ठीक, तो न्यूट्रिशन का सिंपल सा मतलब आपको समझ में आ गया। हमको खाना खाना है, उस खाने से आपको एनर्जी मिलनी है और आपकी बॉडी की ग्रोथ होनी है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब देखिए, हर ऑर्गेनिज्म का फूड लेने का तरीका अलग अलग है। किसी ऑर्गेनिज्म का अलग है, जैसे आप देखते हैं गाय जो है वो हर्बीवोर्स है, आप देखते हैं टाइगर है वो कार्निवोर्स है। ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपने खाना अलग तरीके से लेते हैं। तो इसीलिए हमने इस न्यूट्रिशन को एक क्लासीफाई करके हम लोगों ने इसको पढ़ा है। देखिए, सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो आपके पास न्यूट्रिशन के मोड्स हैं, मतलब न्यूट्रिशन के तरीके, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो इंपोर्टेंटली पर्टिकुलरली 2 टाइप बनते हैं इसके। एक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट देखिए, ऑटोट्रॉफिक, जैसे नाम से पता चल रहा है, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ और न्यूट्रिशन मीन्स फूड गेन करना, फूड को ऑब्टेन करना। तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बना लेता हो उसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसे कहेंगे? सिंपल सी डेफिनेशन, हेटेरो मीन्स अदर्स और ट्रॉफी मीन्स न्यूट्रिशन। जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता हो उसे कहेंगे हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अच्छा, हम लोग ऑटोट्रॉफिक वालों को ऑटोट्रॉप्स बोल देते हैं और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वालों को हेटेरोट्रॉप्स भी बोल देते हैं। अगला देखिए, हेटेरोट्रॉफ हमने अभी डिस्कस ही कर लिया। नेक्स्ट देखिए, अब हम क्या करें, देखो इसमें मैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अभी हम लोग ऑटोट्रॉफ पे भी आएंगे लेकिन पहले मैं हेटेरोट्रॉफ को थोड़ा सा बता दूं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करना। अब वो डिपेंड कर कैसे रहा है,
इस बेसिस पर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के मैंने आपको सिंपल पहले एग्जाम्पल बताएं, फिर हम लोग इसकी डेफिनेशन पर जाएंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपको यहां पर ये मोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये मशरूम दिखाई दे रहे हैं, ये दीज आर सिंपली मशरूम्स, ठीक, ये मशरूम्स दिखाई दे रहे हैं आपको। तो आपने मशरूम ज्यादातर कहां देखे होंगे? आपने रेनी सीजन में किसी गोबर के ढेर पे पड़े लगे हुए देखे होंगे, कोई पेड़ टूट गया होगा उसकी टहनियों पर लगे हुए देखे होंगे। तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का सीधा सा मतलब है किसी डेड और ऑर्गेनिक मैटर से फूड को ऑब्टेन करना। दूसरा आप एग्जाम्पल देख रहे हैं पैरासिटिक। अच्छा, ये बड़ा कॉमन सा टर्म है पैरासाइट। देखिए, पैरासाइट को आप सिंपल ऐसे समझ लीजिए कि आपको अगर कोई मच्छर काट रहा है तो वो पैरासाइट है और आप होस्ट हैं। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में पर्टिकुलरली क्या होता है कि पैरासाइट आपको बिना किल किए मारेगा नहीं, लेकिन आपसे लगातार वो फूड को ऑब्टेन करता रहेगा। जैसे यहां पर हमने दो एग्जाम्पल यहां पे दिखाने की कोशिश करी है। देखो, ये है कसकुटा, ये कसकुटा है जिसको हम लोग अमर बेल भी बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे पेड़ों को एकदम ऊपर से ढक लेती है, ये अमर बेल होती है। और नीचे आप देख पा रहे हैं दिस इज राउंड वर्म, इट इज फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये राउंड वर्म है, पैरासाइट है। और लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है दैट इज होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता है, देखिए, पूरा। मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे आपके घर में गाय है, गाय का बछड़ा है, या कोई पप्पी है, कोई डॉग है, ये क्या करते हैं, ये फूड को एज अ होल अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं और उसके बाद इसको डाइजेस्ट करते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब है कि फूड को एज अ होल ये गेन कर लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं, उसके बाद में डाइजेशन शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताए हैं। अब देखिए जरा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो, सेप्रो जो टर्म आ रहा है ना यहां पर, इसका मतलब ये होता है रोटेन। रोटेन का मतलब सड़ा हुआ, सड़ा हुआ। देखिए, आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं मैं, क्लास 10th स्टूडेंट्स, आपको मैं क्लियर कर दूं, सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर आ गया है और उनके जो क्वेश्चंस का लेवल है बहुत अच्छा लेवल है। मतलब 2025-26 सेशन में जो पेपर आने वाला है, बहुत अच्छा पेपर आने वाला है साइंस का। तो आप किसी शॉर्टकट के चक्कर में मत रहिएगा, चीज़ों को, चैप्टर्स को डिटेल में पढ़िए आप लोग। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो किसी शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा। चलिए, तो सेप्रोफाइटिक का मतलब है रोटेन, दैट मीन्स सड़ा हुआ। अब देखिए, यहां जो इंपॉर्टेंट बात है मैं उसको हाईलाइट करूंगा, ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए ये डेड कोई ऑर्गेनिज्म पड़ा हुआ है ये, तो इसका जो ऑर्गेनिक मैटर है, बहुत ध्यान से सुनना, ये पहले उस डेड ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर इनऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज कर लेंगे। सिंपलर इनऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज करेंगे, उसके बाद उसको इनटेक करेंगे। अंतर समझिए, इस पर क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू सिंपलर सब्सटेंस आउटसाइड देयर बॉडी, उसके बाद में ये उसको खाएंगे। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या है, ये प्री डाइजेस्टेड फूड को लेते हैं। मतलब जैसे एक मॉस्किटो है, मॉस्किटो हमारे ब्लड को सक करता है। अब ये प्री डाइजेस्टेड फूड है, मतलब इसमें ज्यादा डाइजेशन के लिए कुछ है नहीं, है एज इट इज पूरे के पूरे ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेगा और अपने न्यूट्रिशन के लिए उसको यूज करेगा। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में पूरा का पूरा फूड उसकी बॉडी के अंदर जाएगा और बॉडी के अंदर वो छोटे 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 सिंपलर पार्टिकल्स में टूटेगा, जिसे हम डाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, डाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स थे जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किए। नेक्स्ट आ जाइए। अब देखिए, एनसीईआरटी एग्जाम जो हम लोग बात कर रहे थे भी वही सेम क्वेश्चन आ गया ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी। अब समझिए आप, मतलब डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को बॉडी के बाहर डिकम्पोज किया गया है सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, और फिर उसको वहां से एब्जॉर्ब किया गया है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हम बात कर रहे हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। और सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन करते हैं? हमने देखा था अभी, मशरूम्स होते हैं, यीस्ट होते हैं, वो करते हैं। तो जरा एग्जाम्पल्स देखें हम लोग। देखिए, 4 ऑप्शन है आपके पास।
ग्रीन प्लांट्स तो नहीं होंगे, जहां भी ग्रीन प्लांट दिखाई दे रहा हो आप उसको कट कर दीजिए। अच्छा, कसकोटा नहीं होगा क्योंकि ये तो पैरासिटिक में आता है, ठीक है। और देखिए आप, कसकोटा नहीं होगा, पैरासिटिक में आता है। तो 3 ऑप्शन हमने गलत कर दिए। ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? बी। देखो, यीस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया। तो 3 एग्जाम्पल हो गए आपके पास सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। अगला देखिए, अब आते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिज्म में भी पर्टिकुलरली कौन? ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल है। ये क्लोरोफिल लीव्स में पाया जा रहा है, अभी हम लोग देखेंगे इसमें भी। और वहां पर एक प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। आपकी एनसीईआरटी में काफी कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे गए हैं। देखिए, एक प्रोसेस चलती है फोटोसिंथेसिस। हम लोग इसको सिंपली डिफाइन कैसे करें? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स इन क्लोरोफिल फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो देखिए, आप यहां डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये मेरे पास सन, और सन से आ रही है सनलाइट एनर्जी। ये मेरे पास लीव है, और लीव में मेरे पास है क्लोरोफिल। अब देखिए आप, ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिल रही है? एटमॉस्फेयर से, ठीक है। और वाटर कहां से मिल रहा है? रूट से, जाइलम वेसल के द्वारा आ रहा है, यहां मिल रहा है। और ये बन गया है फूड। फूड मतलब ग्लूकोज। प्लांट्स में जो फूड बनता है दैट इज ग्लूकोज बनता है। अब यही ग्लूकोज स्टोर हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में। अब एक क्वेश्चन यहीं से निकल के आ जाएगा कि फूड इज स्टोर्ड इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ, एक ऑप्शन ग्लूकोज दे दिया, एक ऑप्शन स्टार्च दे दिया। तो याद रखना, स्टार्च इज द रिजर्व फूड मटेरियल। स्टार्च इज रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट्स। अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक आ भी सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है जी। अब देखिए, फोटोसिंथेसिस में कुल मिलाकर 3 स्टेप्स हैं। वो 3 स्टेप्स क्या हैं? देखिए, सबसे पहले सनलाइट एनर्जी का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा। अच्छा, आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, लीव्स के अंदर एक सेल ऑर्गेनली पाई जाती है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। तो एक्चुअली में क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द सनलाइट, पहला स्टेप। नेक्स्ट, अब इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। और जो वाटर आ रहा है, वाटर कहां से आ रहा है भाई? वाटर आ रहा है रूट से। ये जो रूट से आने वाला वाटर है, वो वाला वाटर की बात हो रही है। और इसको ये स्प्लिट कर देगा किस में? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो आपके पास देखिए, हाइड्रोजन अवेलेबल है, वाटर का स्प्लिटिंग हो चुकी है। और आपने जो CO2 लिया कहां से? एटमॉस्फेयर से। उस CO2 का हो गया है रिडक्शन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो गई है। देखें हम लोग, एक रिएक्शन है क्या हमारे पास? चलिए यहां बताता हूं मैं। जो लीव्स अभी हम लोग पढ़ रहे थे, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई है एटमॉस्फेयर से, वाटर मिला है हमको रूट से विद द हेल्प ऑफ जाइलम वेसल्स, और यहां हमारे पास है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है, और यहां पर हमने ली है सनलाइट, ठीक है, सनलाइट। अब यहां क्या होता है देखना बहुत ध्यान से, C6H12O6 साथ में 6O2 प्लस 6H2O। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। अच्छा, एनसीईआरटी में यही रिएक्शन, यही केमिकल रिएक्शन दी गई है, आपको याद रखना। अदर रिफ्रेशर में हो सकता है यहाँ 12H2O की जगह 6H2O मिल जाए आपको, लेकिन नहीं, हमको एनसीईआरटी की बात माननी पड़ेगी। अब देखना, यहां इस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में वाटर तो यूज हो रहा है, और वाटर आपको मिल भी रहा है, बात समझ रहे हैं आप। और ऑक्सीजन गैस आपको मिल रही है एज ए साइड प्रोडक्ट, और वी कैन से वेस्ट। ऑक्सीजन जो आपको मिलती है वो साइड प्रोडक्ट के रूप में मिलती है या वेस्ट के फॉर्म में मिलती है। और आपको जो ग्लूकोज मिला है, ये ग्लूकोज स्टोर हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। अच्छा, ये जो CO2 मिली है, ये मिलती है आपको स्टोमेटा, जब स्टोमेटा ओपन होते हैं वहां से, ठीक है। तो ये था फोटोसिंथेसिस। जो भी इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने सारी आपको बताई है। आपका काम है कि वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाइए। अच्छा, सेल्फ मेड नोट्स जो होंगे वही आपकी लास्ट तक हेल्प करने वाले हैं। आप किसी भी चैप्टर को आधा अधूरा मत पढ़ा करिए। जैसे कल अभी किसी का एग्जाम है तो आपने क्या करा, चैप्टर को सुपरफिशियली पढ़ लिया।
8 दिन बाद फिर एग्जाम होगा, आप फिर इसको पढ़ने शुरू से पढ़ेंगे जीरो से। आप ऐसा करेंगे तो कभी भी सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको गो थ्रू जाइए डिटेल में, और एक बार उसको पढ़कर लॉक कर दीजिए कि अगली बार अगर ये कभी भी एग्जाम में आएगा तो मुझे केवल 10, 15, 20 मिनट लगेंगे इस चैप्टर को पढ़ने में और मैं इस चैप्टर में परफेक्ट हो जाऊंगा। इस तरीके से अगर तैयारी करेंगे तो आप बोर्ड तक सारी पूरी बुक्स को कंप्लीट पढ़ चुके होंगे। छोटे छोटे एग्जाम्स के लिए या छोटे छोटे टारगेट्स के लिए मत पढ़िए। आप किसी भी चैप्टर को पूरा कंप्लीटली पढ़ने के बाद में उसके सेल्फ मेड नोट्स जरूर बनाइए जो लास्ट में आपके काम आएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए यहां पर एक छोटी सी हेडिंग है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करते हैं प्लांट्स। तो देखिए प्लांट्स की जो लीव है उन लीव्स पर मतलब ऊपर वाली साइड में और नीचे वाली साइड में भी स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा क्या है, सिंपली स्टोमेटा एक पोर है जिसके थ्रू वाटर वेपर, CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये मेरे पास स्टोमेटा क्लोज्ड है, ऐसे समझिए आप, ये स्टोमेटा है और ये अभी क्लोज्ड है। ये स्टोमेटा मान लीजिए, ये स्टोमेटा है, क्लोज्ड है, और जैसे ही गार्ड सेल के ऊपर प्रेशर आएगा ये गार्ड सेल इसको इस तरह से बीच में से ऐसे खोल देंगे। ये बन गया आपका स्टोमेटा ओपन और ये हो गया स्टोमेटा क्लोज। तो जैसे ही स्टोमेटा ओपन होगा, देखिए ये स्टोमेटा ओपन है, यहाँ पे CO2 अंदर आएगी और जो भी अगर ऑक्सीजन बाहर जानी है, वाटर वेपर बाहर जानी है, वो स्टोमेटा के थ्रू ही होगा लीव्स के अंदर। हाउ प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, देखिए मान लीजिए ये आपके पास एक प्लांट है, नीचे रूट्स हैं, ये रूट्स हैं, देखिए यहां से जाइलम वेसल के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा जो प्लांट्स के हर पार्ट में पानी पहुंचाने का काम करता है। तो CO2 मिलती है स्टोमेटा से, वाटर मिलता है जाइलम वेसल थ्रू रूट्स। नेक्स्ट आ जाइए। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसमें देखिए क्या है, 2023 का क्वेश्चन है ये। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स, फूड प्रिपेयर्ड बाय इट रीचेस अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड एंड एक्सप्लेन इट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो आप ऐसे समझिए इसको, ये आपके पास लीव है ये एक लीव है, ठीक है, और यहां पर ग्लूकोज बन चुका है, ये ग्लूकोज है, और ग्लूकोज स्टोर किस में हो जाता है, स्टार्च में, जो बाद में प्लांट अपने लिए यूज करेगा या फ्रूट्स की फॉर्म में स्टोर कर लेगा तो इसको दूसरे व्यक्ति को यूज करने के लिए देगा। तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया स्टार्च में। अब ये तो लीव्स में पड़ा हुआ है, अदर पार्ट में कैसे पहुंचेगा, ये अदर पार्ट में पहुंचता है स्टार्च या ग्लूकोज अदर पार्ट्स में पहुंचते हैं थ्रू ट्रांसलोकेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ट्रांसलोकेशन। अब ये ट्रांसलोकेशन कैसे होता है कि जहां से शुगर ट्रेवल कर रही है ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, शुगर प्लस वाटर, प्रेशर ज़्यादा हो गया, अब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर धीरे धीरे वहाँ से प्रोसीड करेगी और जो भी पार्ट है जहाँ पे स्टोर इसको होना है वहाँ पर ये पहुँच जाएगी। तो नाम क्या है प्रोसेस का, ट्रांसलोकेशन। आ जाइए नेक्स्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन 2023। आपके पास दो ग्रीन प्लांट्स हैं, याद रखना ग्रीन प्लांट्स हैं, इसका मतलब क्लोरोफिल है उनके पास, केप्ट सेपरेटली इन ऑक्सीजन फ्री कंटेनर्स। जैसे मान लीजिए एक प्लांट आपके पास ये है और दूसरा प्लांट आपके पास ये है, और इसमें आपने इनको ऑक्सीजन फ्री कंटेनर में रखा है, एक को डार्क में रख दिया और एक को सनलाइट में रख दिया। इट वॉज ऑब्जर्व दैट प्लांट केप्ट इन डार्क कुड नॉट सर्वाइव। अब आप खुद देखिए, प्लांट जो है जो डार्क में रखा गया है वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ये प्लांट जो है फूड नहीं बना पाएगा अपने लिए, और जब फूड नहीं बनाएगा तो धीरे धीरे इसका क्या हो जाएगा, ये डिग्रेड हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी इस प्लांट की। और अगर इसको हमने, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है एक्चुअली, इसको ऑक्सीजन फ्री, ऑक्सीजन तो ये फोटोसिंथेसिस में एज ए वेस्ट मटेरियल बना ही लेगा, और धीरे धीरे फिर ये जब फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलेगी उस ऑक्सीजन को ये रेस्पिरेशन में भी यूज कर लेगा और एटमॉस्फेयर में भी छोड़ देगा बाहर। चलिए नेक्स्ट 2024 लेटेस्ट क्वेश्चन है ये तो। द प्रोसेस इन विच ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट इज नोन एज, अभी बात करी थी ट्रांसलोकेशन। क्लियर है? कोई भी डाउट हो वीडियो पॉज करिए, उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए फिर आगे बढ़िए। अगला, अब देखिए अभी हम बात कर रहे थे ग्रीन प्लांट्स की, अब आ गए हमारे पास क्या, नॉन ग्रीन प्लांट्स। अब नॉन ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है।
क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अब वो फूड के लिए एक्चुअली में दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, जैसे एनिमल करते हैं। तो यहां पर ऐसा मेरे पास एक प्लांट है, इसको हम लोग कह रहे हैं पिचर प्लांट, पिचर घड़े जैसा, ठीक है। और ये है वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप। तो आपके पास दो ऐसे हेट्रोट्रॉफिक प्लांट हैं, एक पिचर प्लांट और एक, अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट पूछी जा सकती है कि ये जो इंसेक्ट्स वगैरह को खाते हैं वो एक्चुअली में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन मिलता है इनसे, इनको इंसेक्ट्स वगैरह को खाते हैं तो उससे क्या मिलेगा, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, अब आ जाइए न्यूट्रिशन इन एनिमल। अच्छा आप देखिए, एनिमल मतलब हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सिंपली ह्यूमन बीइंग का क्या सीन है यहाँ पर। ह्यूमन बीइंग फूड को इनटेक करेगा। अच्छा अब उसका जो फूड है वो वैरायटी वाला हो सकता है, कोई भी ह्यूमन हर्बीवोर्स भी है और कार्निवोर्स भी है। तो हम लोग ह्यूमन को ओमनीवोर्स में रखते हैं कि समटाइम इट बिकम हर्बीवोर्स एंड समटाइम इट इज कार्निवोर्स। तो अब जब ये फूड को इनटेक करता है तो उस फूड को डाइजेस्ट किया जाएगा, क्योंकि एनिमल कैसा है, होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है। तो अब उसको डाइजेस्ट करने के कई सारे स्टेप्स आते हैं, वो हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। चलिए भाई, अब देखो, जब कोई एनिमल में हम लोग विशेष रूप से किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। तो अगर उसने फूड को इनटेक किया, दैट इज कॉल्ड इंजेशन, स्टेप 1। अब फूड उसके शरीर में जा चुका है, अब वो फूड है कॉम्प्लेक्स, अब उसको धीरे धीरे किस में कन्वर्ट किया जाएगा, सिंपलर सब्सटेंसेस में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। पहले तो कॉम्प्लेक्स फूड उसने गेन किया है, वो उस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। अब डाइजेशन में जब वो सिंपलर फूड में कन्वर्ट हो चुका है, अब वो एब्जॉर्ब होगा कहां पर, वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, और ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करेगा जहां भी उस फूड की, उस मटेरियल की जरूरत पड़ रही होगी वहां पर, और फिर जरूरत के हिसाब से सप्लाई करेगा, न्यू सेल की सिंथेसिस करेगा, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करेगा, और लास्ट में आपको मिलेगा इजेशन। अच्छा यहां पे क्लियर कर दूं, दिस इजेशन सिंपली मींस पॉटी करना। हम लोग सुबह खाना पीना खा के और सुबह फ्रेश होने जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इजेशन। अनडाइजेस्टेड फूड को अपनी बॉडी से सॉलिड फॉर्म में बाहर निकालना। एक होता है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए एक अलग सिस्टम बना हुआ है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, वो अलग डिस्कस करते हैं हम लोग। आइए देखिए, पहला स्टेप इंजेशन, सिंपल क्या है, फूड को इनटेक करना, फूड इनटेक। हम लोग जैसे किसी पार्टी में जा रहे हैं तो तरीके से खाते हैं, स्पून लेते हैं, फॉक्स लेते हैं, तब हम लोग खाना खाते हैं। और अपने घर पर ही हैं तो ऐसे ही नीचे ज़मीन पे बैठ जाएंगे या डाइनिंग टेबल पे बैठ जाएंगे और खाना शुरू कर देंगे। तो इंजेशन सिंपली मीन्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी। ये है स्टेप 1 इंजेशन। सेकेंड देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, डाइजेशन। जब आपने फूड अपनी बॉडी के अंदर ले लिया, अब फूड का सेकंड स्टेप आ गया न्यूट्रिशन का, दैट इज डाइजेशन। मैं आपको देखिए धीरे 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 बताऊंगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा प्रोसेस है, तो हम लोग थोड़ा सा टाइम लगाएंगे इसमें। देखिए ये मेरे पास है बक्कल कैविटी, देखिए मतलब अपना माउथ समझिए इसको, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो भैया एडजस्ट करना पड़ेगा, माउथ। और ये है मेरे पास फूड पाइप, फूड पाइप मतलब जिसको हम ईसोफेगस कह रहे हैं। ये ईसोफेगस फिर कंटिन्यू होती है हमारे स्टमक के साथ, स्टमक से फिर कंटिन्यू होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, लाइक दिस। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन फिर कंटिन्यू होती है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ, इस तरह से कुछ। और लार्ज इंटेस्टाइन एंड होती है एनस के साथ में। तो हमारा जो डाइजेशन है एक्चुअली में, ये है डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से लेकर एनस, और इसको बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। इसकी लंबाई लगभग 9 से 10 मीटर रहती है, 9 से 10 मीटर। और कोई ऑर्गेनिज्म, कोई एनिमल जितना ज़्यादा हर्बीवोर्स होगा उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना ज़्यादा बड़ा होगा, और जो कार्निवोर्स होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा छोटा होता है। अब देखिए आप,
यहां माउथ से डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। मैं क्या करता हूं, एक अलग स्लाइड में हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखिए, एक अलग स्लाइड ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहले माउथ की बात करूं मैं। माउथ, या इसको हम लोग बोलते हैं बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी में डाइजेशन कैसे चलेगा वो देखिए। पहले तो देखिए बक्कल कैविटी में क्या क्या चीजें मिलती हैं। आपको मिलता है टंग, आपको मिलता है टीथ, और आपको मिलता है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। अब टंग का क्या काम है, आप जानते हैं टंग क्या करती है। अच्छा, सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करते हैं सलाइवा, और इस सलाइवा में एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। तो सलाइवरी एमाइलेज, या सिंपल में क्या बोलता हूं इसको, लार बोल देता हूं। हमारे मुंह में लार आती है, पानी आता है, ये लार और जो फूड आया है, फूड, उसको मिक्स करने का काम करती है हमारी टंग, और हमारे टीथ उसको उसको छोटे छोटे पीस में करने का काम करते हैं, कट इनटू पीसेस। हमारे जो टीथ हैं वो फूड को, जो आपने फूड इनटेक किया है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देंगे और उसको लार के साथ मिलाएंगे, और टंग उसमें हेल्प करेगी। आप उसको चबाएंगे धीरे 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 धीरे, और फिर उसको, अब यही जो फूड है वो बोलस की फॉर्म में, आप देखते हैं कि ये जो फूड है प्लस लार है, ये बोलस, एक राउंड, एक बॉल जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है हमारे माउथ में, और फिर आप इसको स्वेलो करते हैं, इसको निगल लेते हैं, स्वेलो। और निगलने के बाद कहां जाएगा ये, ईसोफेगस। ईसोफेगस, अच्छा अब एक चीज याद रखिए, मैं ईसोफेगस को ऐसे बना देता हूं। देखिए, ईसोफेगस एक्चुअली में एक पाइप है। देखो, ईसोफेगस एक पाइप है जो बक्कल कैविटी और स्टमक को जोड़ने का काम करता है। इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता है। देखिए, नो डाइजेशन, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होगा। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये बक्कल कैविटी को स्टमक से जोड़ने का काम करती है। अब हम ये जानते हैं कि स्टमक में क्या होता है, स्टमक में है कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड HCl। अगर फूड हमारा यहां से इस पाइप से आएगा बोलस की फॉर्म में, तो ये तो छपाक से गिर जाना चाहिए एसिड में। आपने खाना खाया, आपने निगला, तुरंत वो स्टमक में जाकर छपाक से आवाज आनी चाहिए, एसिड के छींटे आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ईसोफेगस में एक विशेष प्रकार का मूवमेंट होता है जिसे कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अच्छा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है, सिंपल सा देखो, आपने पजामे में नाड़ा डाला होगा, क्या करते हैं, पेन में वो नाड़ा फंसाते हैं, उसको पजामे के होल में डालते हैं और धीरे धीरे करके उसको ऐसे ऐसे खोल खोल के करते हैं। या आपने देखा होगा कोई सांप को कोई चूहा खाते हुए, वो कैसे करता है, जैसे मान लीजिए ये चूहा है, तो पहले मुंह को उसके में भर लेगा, फिर अपनी बॉडी को पीछे से धकेलेगा ऐसे करके, कुछ इस तरह का काम करता है। देखो, इस तरह से कुछ पेरिस्टालसिस मूवमेंट चलते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से ये जो फूड है ये धीरे 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 नीचे आता है, यहां स्टमक में आता है। अब स्टमक में क्या होगा, देखिए, स्टमक में जैसे ही फूड आया, अब स्टमक में मिलेगा क्या, देखिए, ये मैं स्टमक बना देता हूं एक, यहां पर स्टमक में देखिए, मैं कलर चेंज कर लूं, यहां पर म्यूकस की एक लाइनिंग होती है जो स्टमक को एसिड के अटैक से बचाने का काम करती है। तो स्टमक में क्या मिल रहा है आपको, म्यूकस। स्टमक में क्या मिलेगा आपको, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। और स्टमक में क्या मिलेगा आपको, गैस्ट्रिक एंजाइम्स, गैस्ट्रिक एंजाइम्स। अच्छा, स्टमक की वॉल में प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। एनसीईआरटी बुक रीड करेंगे तो वहां लाइंस में लिखा हुआ है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। तो यहां पे मैं लिख देता हूं गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करने का काम कर रहे हैं, एक तो म्यूकस, कॉन्सेंट्रेट HCl और गैस्ट्रिक एंजाइम्स। गैस्ट्रिक एंजाइम में क्या क्या होते हैं, पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन ये होते हैं। अच्छा, पेप्सिन और रेनिन ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। अब एक पॉइंट और समझिए आप, देखो,
हमारी बक्कल कैविटी में एक एंजाइम मिल रहा था सैलाइवरी एमाइलेज। ये हमारे फूड में जो स्टार्च आया है, कार्बोहाइड्रेट आया है, उसका डाइजेशन हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है। क्वेश्चन बनता है ये कि फूड का डाइजेशन कहाँ से शुरू हो गया? माउथ से शुरू हो गया। माउथ में कौन सा एंजाइम है? सैलाइवरी एमाइलेज, जो स्टार्च पक के ऊपर काम करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट देखिए, आप फूड आ गया है कहां पर? स्टमक में, और स्टमक में कंसंट्रेट HCl। तो कंसंट्रेटेड HCl का काम क्या है? जो भी फूड के साथ बैक्टीरिया आए हैं उनको किल करने का काम करता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। दूसरा, ये एनवायरनमेंट को एसिडिक बनाने का काम करता है। एसिडिक एनवायरनमेंट में ही पेप्सिन और रेनिन एक्टिवेट होते हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। याद रखना, माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो गया है, स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का नहीं हो रहा है, किसका हो रहा है? प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्टमक में। अच्छा, स्टमक फिर नेक्स्ट कहां बढ़ता है? ये आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं हम इसको, लेकिन इसकी लेंथ होती है 6 मीटर। इसकी लेंथ होती है 6 मीटर। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है केवल 1.5 मीटर। तो इसको हम लोग लार्ज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका डायामीटर बड़ा है। आप देखिए जरा डायग्राम में, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन है ये रही 6 मीटर, और लार्ज इंटेस्टाइन है केवल 1.5 मीटर। याद रखना है इस बात को। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसका डायामीटर छोटा है, और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसका डायामीटर बड़ा है, लेंथ उसकी छोटी है। चलिए, अब हम लोग आते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या काम होगा। मैं अलग से एक स्लाइड ले लेता हूं, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए, अब डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग ज़्यादा। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ग्लैंड लगे हुए हैं, एक है लिवर और एक लगा हुआ है पैनक्रियाज। लिवर से रिलीज होता है बाइल जूस, ठीक है, और पैनक्रियाज से रिलीज होते हैं पैनक्रिएटिक जूस। ठीक है, पैनक्रिएटिक जूस में क्या होगा? इसमें होता है ट्रिप्सिन, इसमें होता है एमाइलेज, और इसमें होता है लाइपेज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है अब। ये जो बाइल जूस है, दैट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बहुत अच्छे से सुनिए इस बात को, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है, इसको समझिए आप। जैसे आपके कपड़ों पर कभी दाग लग जाए तो आप उसे केवल वाटर से साफ नहीं कर सकते, आपको उसके ऊपर डिटर्जेंट या सर्फ या साबुन लगाना पड़ेगा। ये सर्फ या साबुन जो होते हैं, ये बेसिक नेचर के हैं, ये फैट को इमल्सिफाई करने का काम करते हैं, मतलब वाटर की ओर अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो यहां पर ये इमल्सिफिकेशन हो रहा है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, याद रखना। बाइल जूस हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जब फैट का इमल्सिफिकेशन हो जाएगा, इमल्सिफाइड फैट, इसके ऊपर काम करेगा लाइपेज, और फैट के ऊपर जब लाइपेज काम करेगा, देन इट विल कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में करेगा। एमाइलेज आप जानते हैं स्टार्च के ऊपर काम करेगा। अच्छा, ये जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन एंजाइम, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। देखिए, प्रोटीन आप जानते हैं अमीनो एसिड से बने हुए हैं। प्रोटीन विल कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट विल कन्वर्ट इनटू, या स्टार्च विल कन्वर्ट इनटू एमाइलेज के द्वारा। एमाइलेज किस में करेगा? ग्लूकोज या शुगर यूनिट, ग्लूकोज को शुगर भी बोलते हैं। और हमारा जो फैट है वो लाइपेज के द्वारा कन्वर्ट होगा फैटी एसिड में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारे एंजाइम्स काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और देखें, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं है, याद रखना। नो एंजाइम इज प्रेजेंट इन बाइल। बाइल जूस में केवल बाइल सॉल्ट होते हैं जो फैट को एमल्सिफाई करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आइए, अब देखिए एक इस लार्ज इंटेस्टाइन का रोल और समझ लेते हैं हम लोग। लार्ज
लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन प्रोसेस नहीं हो रही है, यहां तो केवल एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन किसका? वाटर का, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो हम कह सकते हैं कि डाइजेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एब्जॉर्प्शन कंप्लीटेड इन लार्ज इंटेस्टाइन। याद रखना, इंटेस्टाइन के अंदर, जैसे ये हमने लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये यहां पाई जाती हैं विलाई। विलाई मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं कुछ। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स में कैपिलरीज की सप्लाई होती है, ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई होती है। तो यहां जैसे मान लीजिए ये ऐसे ऐसे ब्लड कैपिलरीज हैं, ये इन ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है, वाटर को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। और ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे विलाई कहते हैं। तो हमने जो भी फूड लिया है, जैसे कार्बोहाइड्रेट लिया है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, हमने फैट लिया है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और हमने जो प्रोटीन लिया है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब ये बन गए हैं सिंपलर सब्सटेंसेस। अब ये सिंपलर सब्सटेंसेस विलाई के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएंगे, किसमें? ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और हम जानते हैं ब्लड है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। जब भी किसी सेल को ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी, फैट की जरूरत पड़ेगी या अमीनो एसिड की जरूरत पड़ेगी, ये ब्लड उसको सप्लाई करने का काम, डिलीवरी करने का काम उसके साथ करेगा। नेक्स्ट आते हैं, एक क्वेश्चन देखिए आप, कितना सिंपलर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। करेक्ट सीक्वेंस बताना है हमको। देखिए, हम जानते हैं माउथ के बाद क्या आएगा? ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद स्टमक। लार्ज इंटेस्टाइन तो आएगा नहीं। माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। बच्चों जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखिए, एब्जॉर्प्शन स्टेप 3। हमने देखो स्टेप 1 पढ़ा इंजेशन, स्टेप 2 पढ़ा है डाइजेशन, स्टेप 3 पर आ गए एब्जॉर्प्शन। अभी हम जो बात कर रहे थे, ये विलाई जैसी स्ट्रक्चर, देखिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर, विलाई। ये क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन। नेक्स्ट, एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन का मतलब क्या है? देखिए, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास ब्लड है, ठीक है। यहां इस ब्लड में क्या आ चुका है? फूड आ गया है, मतलब ग्लूकोज आ चुका है। इसी ब्लड में ऑक्सीजन भी है, और ये हमारे पास हैं सेल। ये हमारे पास सेल हैं। मान लीजिए ये एक सेल है, ऐसी और भी सेल होंगी। अब इन सेल ने अपनी डिमांड भेजी कि हमको फूड चाहिए, तो ये ब्लड वहां पर डिलीवरी देकर आएगा कि भैया ये फूड ले लीजिए, आप ऑक्सीजन ले लीजिए, आप भी ऑक्सीजन ले लीजिए। अब इस फूड को, ऑक्सीजन को यूज किया जाएगा, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट स्टेप हमारे पास आता है इजेशन। इजेशन क्या है? सिंपल, अनडाइजेस्टेड फूड। जैसे हमारी डाइट में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, अब फाइबर का डाइजेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे, एनिमल्स मतलब ह्यूमन बींग्स नहीं कर पाते हैं, हर्बीवोर जो होते हैं पर्टिकुलर वो कर लेते हैं। जैसे हमारे अंदर वो सेल्यूलेज एंजाइम नहीं पाया जाता है जो फाइबर का डाइजेशन कर देता है। तो इसीलिए जो अनडाइजेस्टेड फाइबर्स हैं, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो सब स्टूल की फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं। इजेशन को हम डीफिकेशन भी बोल सकते हैं, डीफिकेशन, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमने इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और लास्ट स्टेप इजेशन पढ़ा है। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पलर क्वेश्चन आ गया हमारे पास। सेलाइवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा। अब आप खुद समझ लीजिए सेलाइवरी अमाइलेज का काम क्या है? स्टार्च को डाइजेस्ट करना। तो ये कह रहा है कि क्या प्रोसेस इसमें से अफेक्ट होगी, तो देख लीजिए, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, यही प्रोसेस होगी। सेलाइवरी अमाइलेज पर्टिकुलरली डू द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। फूड का फाइनल डाइजेशन कहां हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए आप, ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेलेक्ट द वन विच इज नॉट करेक्ट। इस पर लाइन दीजिए भैया, ध्यान दीजिए इस पर, नॉट करेक्ट। कभी भी एमसीक्यू क्वेश्चंस करें, पेन डाउन करके आप लोग उनको रीड करिए क्वेश्चंस को, नहीं तो जल्दी जल्दी में जहां नोट पूछा है वो नोट नहीं पढ़ पाए और आप लोग टिक कराए, गलत हो जाएगा। तो क्या चीज सही नहीं है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में? देखिए, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन एनिमल डिफर एज इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट। बिल्कुल सही बात है ये तो, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन
की जो लेंथ है कार्निवोर्स हर्बीवोर्स में अलग अलग रहती है, तभी तो वो एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ है 9 to 10 मीटर वो अलग आ रही है, कार्निवोर्स में अलग है और हर्बीवोर्स में अलग है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, ये भी सही है। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रियाज, बिल्कुल सही है। विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनएब्जॉर्ब्ड फूड एंड बिफोर इट गेट्स रिमूव, ना स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होगा वाटर का एब्जॉर्प्शन, किस में होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, यही वाला डी वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट आ जाइए, एक और क्वेश्चन। मैंने आपको बोला था सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे। आप लोग आराम से एक बार में चैप्टर को अच्छे से थॉरोली पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, सील पैक कर दीजिए। अगली बार कभी टेस्ट में आए तो 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन ए डियर इज मोर एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ टाइगर, अभी बात कर रहे थे। रीजन क्या है, रीजन है टाइप ऑफ फूड दे कंज्यूम्ड। समझ रहे हैं आप, जो टाइगर है वो तो कार्निवोर्स है, उसका जो मेन प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ हो रहा है, स्टमक से स्टार्ट हो रहा है। और जो हर्बीवोर्स है उनको सेलुलोज का डाइजेशन करना है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होनी चाहिए उसके लिए। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के केस बेस है, केस बेस्ड स्टडी है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, ये आपका होमवर्क है। तो हमने अभी लाइव प्रोसेस में पहली प्रोसेस पढ़ी है, दैट इज डाइजेशन, दैट इज न्यूट्रिशन। और हमारे पास अब दूसरी प्रोसेस आने वाली है जो है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या है, सिंपली हम लोग जल्दी से उसको समझ लेते हैं कि आपने जो फूड इनटेक किया था वो स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट के आपके ब्लड में लोड हो चुका है। लेकिन अच्छा, अब ये जो फूड है हमारे लिए फ्यूल का काम करता है, ईंधन का काम करता है। अब इसको जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, जो हम रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं उससे हमको फूड को जलाने के लिए ऑक्सीजन मिलेगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइव प्रोसेस सेकंड, दैट इज, अच्छा एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, डेंटल कैरीज। ये इसी का है, न्यूट्रिशन वाले टॉपिक का बहुत छोटा सा। डेंटल कैरीज क्या है, हमारे माउथ की जो पीएच है वो नियर टू 6 रहती है, नियर टू मतलब स्लाइटली बेसिक रहती है। और जैसे ही हम लोग फूड इनटेक करते हैं ये पीएच सडनली डिक्रीज हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। इस एसिडिक इन्वायरमेंट में बैक्टीरियल ग्रोथ होती है और हमारे एनेमल को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। हम जानते हैं हमारे टूथ जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट के बने हुए हैं। एनेमल जो है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, बोन से भी ज़्यादा हार्डर है ये। और जब भी शुगरी फूड हम लोग खाते हैं बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाएंगे उसके ऊपर और हमारे एनिमल को डिस्ट्रॉय करने का काम, डिसॉल्व करने का काम ये करते हैं। ठीक, तो ये था डेंटल कैरीज के बारे में। कुछ थोड़ा सा डायग्राम भी अगर हम देखें, देखो ये बाहर की जो टीथ की साइनिंग सरफेस होती है इसे कहते हैं एनेमल। इसके अंदर दैट इज डेंटाइन, और अंदर पल्प जैसी स्ट्रक्चर भरी रहती है, इसे हम लोग कहते हैं टूथ पल्प, लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अच्छा एक छोटा सा और टॉपिक रहेगा, न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दैट इज अमीवा। अच्छा एक चीज देखिए, अमीवा में जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है दैट इज थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है मैं आपको ये समझाऊं। जैसे अगर हम में डिफ्यूजन प्रोसेस हो रही होती तो हमको फूड इनटेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम बस खाने के बगल में ऐसे खड़े हो जाते और वो फूड धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर डिफ्यूजन हो जाता। अमीवा में हो जाता है क्योंकि वो यूनिसेलुलर है, उसको बहुत कम फूड की जरूरत है, लेकिन हम लोग डिफ्यूजन से फूड ऑब्टेन नहीं कर सकते और वो सफिशिएंट भी नहीं होगा हमारे लिए। तो क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे एक प्रोसेस होती है फैगोसाइटोसिस और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनती है स्यूडोपोडिया। आप देख लीजिए ये अमीवा है, फूड पार्टिकल्स के चारों ओर ये स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर बना लेता है, फूड को अंदर कर लेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम इसको डाइजेस्ट कर देंगे और अपने साइज में ये बड़ा हो जाएगा। ऐसा ही कुछ होता है पैरामीशियम के साथ में, पैरामीशियम के साथ में देखिए, पैरामीशियम वही चप्पल जैसी स्ट्रक्चर ऐसे आती है उसकी, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, सीलिया बोलते हैं उसको। यहाँ पे बनते हैं स्यूडोपोडिया और यहाँ बनते हैं सीलिया। याद रखना ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, हाउ डज पैरामीशियम ऑब्टेन इट फूड थ्रू सीलिया।
लिस्ट द रोल ईच ऑफ द फॉलोइंग इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करेगा, एसिडिक इन्वायरमेंट बनाने का काम करेगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। मस्कुलर वॉल्स ऑफ स्टमक फूड को मिक्स करने, कंसंट्रेटेड HCl के साथ मिक्स करने का काम करते हैं। सेलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट देखें, अब हमारे पास आता है टॉपिक 2, लाइफ प्रोसेस 2, दैट इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का मैं सीधे आपको देखो ओवरव्यू दूं पहले। रेस्पिरेशन का मतलब है ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, सांस लेना और सांस छोड़ना, और ये फिजिकल प्रोसेस हो गई। अब आपने जो ऑक्सीजन ली है वो फूड को जलाने के लिए यूज की जाएगी। दैट होल प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में देखिए हमारे पास, देखिए ये ब्लड है, मैं ऐसे, ये मेरे पास एक सेल है, मान लीजिए दिस इज अ सेल, और यहां मेरे पास, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, देखिए ये आ रहा है ब्लड, ये ब्लड है, और ब्लड में दोनों चीजें हैं, फूड भी है, फूड और ऑक्सीजन भी है। हमारी सेल के अंदर फूड और ऑक्सीजन दोनों पहुंच चुके हैं। अब इस फूड के दो काम हैं, एक तो फूड सिंथेसिस करेगा न्यू सेल की ग्रोथ करेगा, सेल का एनलार्जमेंट करेगा, और फूड जलकर ऑक्सीजन के साथ जलेगा भी, तो यहां से क्या मिलेगी आपको, एनर्जी मिलेगी। इस एनर्जी को हम अपनी डेली एक्टिविटीज करने में यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखें। रेस्पिरेशन सिंपल दिखाई दे रहा है आपको। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग ऑक्सीजन इन द सेल, देखिए, यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग फूड एंड देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी। तो इस तरह से रेस्पिरेशन प्रोसेस की एक सिंपल सी डेफिनेशन आती है। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। रेस्पिरेशन के दो टाइप बनते हैं हमारे पास, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, देखिए नाम से ही पता चल रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। अगर किसी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो देगा मोर एनर्जी, मोर एनर्जी, और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो देगा लेस एनर्जी। तो एक बात तो क्लियर हो चुकी है बच्चों, क्या, कि ये होगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, और लेस एनर्जी वाला ये होगा यूनिसेलुलर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर। एक बात तो क्लियर हो चुकी है ये, क्योंकि रेस्पिरेशन में अगर ऑक्सीजन जब ही चाहिए हमको, जब एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करनी हो। तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, ये सब के सब एरोबिक रेस्पिरेशन को यूज करते हैं। नेक्स्ट, ये आपकी एनसीईआरटी से मैंने लिया है, देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भर भर के क्वेश्चन इस पर पूछे गए हैं। मैं स्लाइड को बड़ा कर लूं थोड़ा सा, देखिए, अब रेस्पिरेशन प्रोसेस में फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारी सेल के अंदर, हमारी सेल के अंदर जो फूड आया था, ये हमारी सेल थी, इसके अंदर जो फूड आया है ग्लूकोज के फॉर्म में, साइटोप्लाज्म के अंदर, अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूं। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है, और इस सेल के अंदर मैं बना देता हूं, देखो ये है माइटोकॉन्ड्रिया और ये है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। अब एक चीज बहुत अच्छे से समझ लेना, यहां ऑक्सीजन जो आती है हमारी वो सीधे माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है, साइटोप्लाज्म में आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अब क्या होगा, देखिए यहां पर जो फूड
जो ग्लूकोज आपके पास है उसको ऑक्सीजन तो नहीं मिल रही है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में, पाइरूवेट या पाइरुविक एसिड में। अब ये पाइरूवेट जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। आप सीक्वेंस समझिए, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, पाइरूवेट में, और यहां पर एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है, वो स्टोर हो जाती है एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब समझिए जरा, हम लोग कोई भी काम करते हैं, हमको कुछ पैसा मिलता है, हम उस पैसे को क्या करते हैं, उस एनर्जी को क्या करते हैं, बैंक में जमा करा देते हैं, और जब हमको जरूरत पड़ती है हम उसको एफडी को तोड़वा लेते हैं और घर पैसा ले आते हैं। सेम चीज यहां पर है। अब जो एनर्जी रिलीज हुई है हमने उसको स्टोर कर दिया है किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, और ये एटीपी होते हैं एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी होते हैं एटीपी की फॉर्म में, फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब ये जो पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में आया है, यहां पर दो पाइरुवेट बनते हैं। ये दो पाइरुवेट जो माइटोकॉन्ड्रिया में आए हैं, ये फर्दर क्या बनाएंगे, यहां पर CO2 प्लस H2O प्लस 36 ATP। तो आप बताइए मुझे, ग्लूकोज से टोटल कितने एटीपी मिल रहे हैं हमको, एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी मिल रहे हैं। ये होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। और जो केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वहां पर ऑक्सीजन का तो रोल ही नहीं है। वो ग्लूकोज से पाइरुवेट बनाएंगे और पाइरुवेट से सीधे बनाएंगे इथेनॉल, C2H5OH, इथेनॉल बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं दोबारा से उस एनसीईआरटी के चार्ट पर आता हूं। देखिए, ग्लूकोज से क्या मिल गया, पाइरुवेट। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो यीस्ट के अंदर इसको हम लोग बोल रहे हैं फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन प्रोसेस। इथेनॉल मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिल रही है। टोटल आपको देखो 2 एटीपी यहां मिलते हैं और 2 एटीपी यहां मिलते हैं। टोटल कितने एटीपी हो गए, 4। ठीक है, 4 एटीपी। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन, देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपनी मसल से ज़्यादा काम कर लेते हैं, हम लोग परिक्रमा लगाने चले जाते हैं, हम देखते हैं हमारी मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। हम थोड़ी देर बाद पानी गर्म पानी में पैर डालें अपने या सिकाई करें तो हमारे क्रैम्प्स दूर हो जाते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है, जब हमारी मसल्स विगरस एक्सरसाइज करती हैं तो ऑक्सीजन की एडिक्वेट सप्लाई नहीं ले पाती हैं, तो वहाँ पर ये पाइरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, और यहाँ भी 2 एटीपी बनते हैं। और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, और यहां पे टोटल एटीपी मिलते हैं आपको 38, टोटल एटीपी 2 वहां पर, 36 यहां पर, टोटल हो गए 38। क्लियर है। अब एक चीज याद रखना, एटीपी का फॉर्मेशन देखो, यहीं समझा देता हूं मैं। देखो एडीपी इसको कहा जाता है एडिनोसिन, यह है डाई और यह है फॉस्फेट, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट ये, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज करेगा, ये बना देगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, इस तरह से। नेक्स्ट, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। देखिए, इसने एनर्जी को ट्रैप किया है, एनर्जी को यूज किया है, दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। और जब एटीपी को तोड़ा जाएगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यहां एनर्जी रिलीज होगी, तो ये बन जाएगी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें हम लोग। ये 2022 का क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है, द सीक्वेंस ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन आर मसल सेल। मसल सेल में कब होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है। देखिए, ग्लूकोज से पाइरुवेट तो सब में बन रहा है, फिर पाइरुवेट किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड के साथ मिलती है एनर्जी। तो हमको लैक्टिक एसिड मिल रहा है बी और सी में, लेकिन इथेनॉल मिल रहा है, ये तो हो नहीं सकता। करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी। ग्लूकोज से पाइरुवेट बनेगा, पाइरुवेट से फिर लैक्टिक एसिड बनेगा। अच्छा, जैसे ही हम लोग गर्म पानी डालते हैं तो यही लैक्टिक एसिड फिर CO2 में डिकम्पोज हो जाता है और CO2 गैस निकल जाती है और हमको दोबारा से बेटर फील होता है। नेक्स्ट देखिए, वही बताया मैंने, एटीपी एनर्जी करेंसी है,
एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रही है ये। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, इसको देखें जरा। ये स्लाइड सारी छोटी हो गई है, कोई फॉर्मेट मुझे लगता है यहां पे बदल गया है ये। देखिए, अच्छा आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ठीक है। देखिए, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीवा है जैसे, ये तो क्या करेंगे, सिंपल डिफ्यूजन। देखो एक चीज हमेशा याद रख लो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो जरूरतें हैं बहुत कम है। ये फूड कैसे ऑब्टेन कर रहे थे, फूड के बगल में खड़े हो जाते हैं और वो फूड धीरे धीरे डिफ्यूज इनके अंदर हो जाता है। अगर इनको रेस्पिरेशन ऑक्सीजन भी लेनी है तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन सोर्स के पास खड़े हो जाएंगे और उसकी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये उस ऑक्सीजन को डिफ्यूज इन कर लेते हैं, क्योंकि इनकी ज़रूरतें कम है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफ्यूजन नहीं कर सकते, उनको काम ही नहीं चलेगा इससे। देखिए, अर्थवर्म यूज देयर स्किन। अच्छा, जब भी स्किन यूज करी जाती है उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक। अच्छा, इंसेक्ट्स, इनमें एक स्पेशल होल्स पाए जाते हैं, स्पाइरेकल्स। एक्वेटिक एनिमल्स डिजॉल्व ऑक्सीजन को कैच कर लेते हैं थ्रू गिल्स, और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास होते हैं लंग्स, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए आप, मैं स्लाइड्स को सही कर लूं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फ्रॉग एम्फीबिया कहलाता है, और फ्रॉग में दो तरह के रेस्पिरेशन पाए जाते हैं। जब ये लैंड पर रहेगा, जमीन पर रहेगा, तो सिंपल लंग्स के द्वारा पल्मोनरी रेस्पिरेशन करेगा, और वाटर में रहेगा तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, मतलब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा। याद रखना, फ्रॉग में गिल्स नहीं पाए जाते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। गिल्स मछलियों में पाए जाते हैं, फ्रॉग्स के अंदर तो क्यूटेनियस स्किन से रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अच्छा, टर्टल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टर्टल्स देखे होंगे आपने, डिस्कवरी वगैरह पे देखे होंगे। तो ये कैसे करते हैं रेस्पिरेशन, धरती पे रहेंगे तो लंग्स के द्वारा करेंगे, पल्मोनरी। और जब ये हाइबरनेट हो जाते हैं, हाइबरनेट का मतलब क्या है, विंटर स्लीप करते हैं लंबे लंबे समय के लिए, तो ये करते हैं क्लोइकल रेस्पिरेशन। मतलब इनके एनस होल के पास ही एक और होल होता है जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इस पर क्वेश्चन बनता है आपके यहां, इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखिए, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, दो प्रोसेस हैं। देखिए, ब्रीदिंग इन मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना। पहले आप इसको ऐसे समझिए, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि गैस, कोई भी गैस हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। जहां गैस का प्रेशर हाई होगा वहां से जहां गैस का प्रेशर कम होगा वहां की ओर ट्रेवल करती है। और प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, और वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। अब आप ऐसे समझिए, यहां पर हमको सांस छोड़नी है, पहले इसको समझिए आप। अगर आपको सांस छोड़नी है, आपके पास ये रिब्स हैं और नीचे डायफ्राम, ये डायफ्राम डोम शेप्ड होता है, डोम शेप्ड ऐसा, ठीक है। ये पसलियों से लगा हुआ है, देखिए ये डोम शेप्ड है डायफ्राम। अच्छा, डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम हमारी एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से सेपरेट करता है। जैसे आपने कभी हारमोनियम देखा हो, हारमोनियम पे वो कपड़ा सा लगा रहता है, इसको ऐसे कर कर करके हम लोग हवा निकालते हैं, अलग अलग साउंड निकालते हैं उसमें से, तो डायफ्राम उसका काम करता है। तो ये जो डायफ्राम है ये हमारी रिब्स से बिल्कुल डोम शेप्ड की तरह लगा हुआ है। अब हमको सांस बाहर निकालनी है, बहुत अच्छे से सुनिए, हमको ये सांस बाहर निकालनी है तो अंदर की कैविटी का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, मतलब वॉल्यूम कम होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जब सांस छोड़ते हैं, आप खुद करके देखिए आप लोग, जब सांस छोड़ते हैं तो आपकी रिब्स अंदर की ओर जाती हैं। देखिए, रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, अंदर की ओर जाती हैं और नीचे की ओर जाती हैं, और नीचे से डायफ्राम ऊपर चिपक गया तो कैविटी का वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया कम, प्रेशर हो गया ज्यादा। तो ये जो एयर है वो अंदर से कहां जाएगी, बाहर की ओर जाएगी। इसको कहते हैं एक्सहेलेशन। और जब आपको सांस लेनी है तो अंदर का प्रेशर क्या होना चाहिए, अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए। प्रेशर कम कब होगा,
जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो जब आप सांस लेते हैं तो आप देखते हैं आप रिप्स को ऊपर खींच रहे हैं, मूव अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड, ऐसे करके आपकी छाती बाहर की ओर निकल रही है। और जो आपका डायफ्राम है, बहुत अच्छे से देख लेना, डायफ्राम बिकम फ्लैट। जब आप सांस छोड़ते हैं डायफ्राम नीचे की ओर चला है, जैसे यहां तो ऊपर लगा हुआ है, यहां पर डायफ्राम चला जाएगा नीचे की ओर, ऐसे फ्लैट हो जाएगा। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखिए आप, ये रहा, इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हेन ए पर्सन ब्रीथ्स इन, देखिए ब्रीथ इन, पोजीशन ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम, जब वो ब्रीथ ले रहा है, सांस ले रहा है, सांस ले रहा है, इसका मतलब बाहर का प्रेशर ज्यादा है और अंदर का प्रेशर कम है, तभी तो एयर बाहर से अंदर की ओर आएगी। मतलब अंदर का वॉल्यूम आपको क्या करना है, ज्यादा करना है। तो क्या करना चाहिए आपको, आप सांस लेकर देखिए, रिब्स ऊपर की ओर बाहर की ओर निकल रही हैं, देखिए लिफ्टेड रिब्स कर्व्ड, और आपका जो डायाफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है, ये रहा देखिए, डायाफ्राम बिकम फ्लैट, ये रहा, लिफ्टेड रिब्स, रिब्स ऊपर उठती हैं, और फ्लैटन डायाफ्राम, ये आ गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सीक्वेंस पर ही क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए मैंने पहले से ये डायग्राम बना के रखा हुआ है थोड़ा समय बचाने के लिए, आप देख सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स, नेजल पैसेज में बोल सकता हूं इसको, नेजल पैसेज, ठीक है, यहां से एयर अंदर जा रही है, हमारे नेजल पैसेज में कुछ म्यूकस रहता है, म्यूकस, ताकि जो भी डस्ट पार्टिकल है, जो थोड़े थोड़े से पार्टिकल हैं, वो वहीं पर ट्रैप हो जाए, इस तरह से। ठीक है, तो अब आप देखिए हमारा जो पाथ है वो कैसा है, पाथ देखिए, सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है, नेजल पैसेज, नेजल पैसेज, ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा, उसके बाद मिलेगा आपको फेरिंग्स, ये सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद मिलेगा लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये ट्रैकिया दो पार्ट में हो जाएगा, ये वाला देखिए ट्रैकिया दो ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो गया, ब्रोंकाई फिर ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट हो गए, अब ये ब्रोंकियोल्स एल्वियोलाई में कन्वर्ट हो गए, और एल्वियोलाई डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं किसके, ब्लड कैपिलरीज के, ब्लड कैपिलरीज, क्योंकि हमारा ब्लड ही है जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, गैस को ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, यही ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। चलिए, तो ये डायग्राम आपको याद रखना है, सबसे पहले नेजल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकाई, देन ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखिए अब हमने जो सांस बाहर छोड़ी है और जो अंदर छोड़ी है उसमें कंपोजिशन में अंतर है। जब हम लोग सांस ले रहे हैं अंदर, अब एक चीज याद रखना हमेशा, हम ये बोल देते हैं कि हम सांस लेते समय ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, अरे नहीं भाई, ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, नाइट्रोजन भी लेते हैं, वाटर वेपर्स भी लेते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा अमाउंट में कौन रहती है, ऑक्सीजन। देखो जब हम लोग सांस ले रहे हैं तो कौन ज़्यादा है, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03%, और थोड़ी बहुत वाटर वेपर्स होती है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है। और जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन जो हमारी सांस के थ्रू अंदर गई थी वो हमने अपनी सेल्स को दे दी है, और सेल ऑक्सीजन के बदले हमने क्या ले लिया है, CO2 ले लिया है। तो यहां CO2 बन गई, देखो 3.03% से कितनी बन गई, 4.4%, और वाटर वेपर हो गई है मोर। क्लियर है यहां तक। अब एक चीज आप ये समझिए, ब्लड का एक्चुअली में काम क्या है। ब्लड ऐसे समझिए वो ब्लिंकिट आजकल चलता है ना, डिलीवरी सिस्टम वाले, जिसकी जरूरत है वहीं पर सामान पहुंचा देते हैं। मेरी किसी सेल को ऑक्सीजन की नीड है तो ब्लड तुरंत पहुंचेगा और उसको ऑक्सीजन देगा और वहां से CO2 को ले लेगा, इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट एक एक्टिविटी देखो, आप क्या करिए, लाइम वाटर ले लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें सिरिंज से, सिरिंज मतलब सिंपल एयर है, उसको एयर को फ्लो कराइए आप, और वहीं आप दूसरी टेस्ट ट्यूब में फूंक मारिए, तो आप देखोगे यहां पर जो पानी है ना वो मिल्की हो गया, ये जो लाइम वाटर है ये मिल्की हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आपने जो एक्सहेल करी है गैस उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें CO2 ज्यादा है। इस वजह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, और मिल्की कलर अपीयर हो गया यहां पर। नेक्स्ट अब देखिए ब्रीदिंग रेट, रेस्पिरेटरी रेट, इसको बात कर लेते हैं। हम लोग हर मिनट में कितनी बार, 17 बार सांस लेते हैं, एक नॉर्मल हेल्दी मैन। अब अगर हम लोग कोई विगरस वर्क कर रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये वेट लिफ्टर है,
तो ये वेट लिफ्टर के ज़्यादा वर्क कर रहा है तो इसको ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड है, तो ये अपनी जो रेस्पिरेटरी रेट है 17 उससे ज़्यादा सांस लेना 1 मिनट में शुरू कर देता है, ठीक है, टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी। अब देखिए हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड होकर बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि एक पॉइजनस सब्सटेंस है। देखो ऐसा होता है, ब्लड में जो ऑक्सीजन रुकी हुई है वो हीमोग्लोबिन के कारण रुकी हुई है, हीमोग्लोबिन ने उस ऑक्सीजन को कैच कर लिया है, जब जरूरत पड़ेगी तुरंत उसको रिलीज भी कर देगा। लेकिन अगर एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन को छोड़ती नहीं है। इस तरह से काम चलता है। नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स हैं, देखिए हमारा जो हमने अभी देखा जो ट्रैकिया है वो ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा है, ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स में, एल्वियोलाई में। इतने छोटे छोटे एल्वियोलाई हैं, अगर हम उनको एक्सपेंड कर दें तो करीब 100 वर्ग गज के प्लॉट की जगह के बराबर हमारे वो लंग्स एक्सपेंड हो पाते हैं। काफ़ी ज़्यादा सरफेस एरिया है। और एक और, अगर हम डिफ्यूज़न के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे होते तो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लंग्स से और हमारे टो तक पहुंचने में लगभग 3 साल का समय उसको लग जाता। तो इसीलिए हम डिफ्यूजन के थ्रू तो रेस्पिरेशन नहीं कर सकते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर। स्टेट द रोल ऑफ एटीपी, इट इज द एनर्जी करेंसी, सफिशिएंट। अच्छा ये अभी तो प्लांट्स के अंदर हम लोग अभी रेस्पिरेशन पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ये अभी पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन है उसके लिए एक प्रॉपर कोई सिस्टम, जैसे हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, प्लांट्स के अंदर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। हर पार्ट अपने लिए अपने अलग अलग ऑक्सीजन की व्यवस्था करता है। जैसे रेस्पिरेशन इन रूट, तो आपने देखा है रूट के अंदर पाए जाते हैं रूट हेयर्स। दीज रूट हेयर डिफ्यूज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को डिफ्यूजन के द्वारा अंदर लेते हैं। लीव्स में क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू। और रेस्पिरेशन इन स्टेम, स्टेम 2 प्रकार के हैं, एक होता है हर्बेसियस स्टेम, हरा हरा जो होता है उसमें तो स्टोमेटा पाया जाएगा, और एक होता है वुडी, तो वुडी में लेंटिकल्स पाए जाते हैं। याद रखना लेंटिकल्स रेस्पिरेशन के लिए, गैस के एक्सचेंज के लिए लेंटिकल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अब प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन को थोड़ा सा समझिए। डे टाइम फोटोसिंथेसिस तो हो ही रही है, फोटोसिंथेसिस तो लगातार चल रही है दिन के अंदर। देखिए फोटोसिंथेसिस, आप देखिए एक बार में इस वीडियो को ना देख पाएं तो पॉज कर करके देखिए आराम से, बहुत डिटेल्ड वीडियो है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। आप लोग कमर कस लीजिए तैयारी के लिए, इस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। फोटोसिंथेसिस दिन में चल रही है भाई, क्योंकि सनलाइट है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन निकल रही है और CO2 यूज की जा रही है। याद रखना CO2 को यूज कर रहे हैं पेड़ पौधे और ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं। और दिन के समय रेस्पिरेशन तो हो ही रहा है, और रेस्पिरेशन बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे हमारे अंदर होता है। मतलब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 निकालते हैं, प्लांट्स के अंदर भी यही होता है। प्लांट भी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को निकालते हैं। अब देखिए, लेकिन ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में इतनी ज्यादा बन जाती है कि नेट प्रोडक्शन जो होता है, नेट प्रोडक्शन ड्यूरिंग डे टाइम वो ऑक्सीजन का ज्यादा होता है। इसीलिए हम लोग कह देते हैं कि पेड़ पौधे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन 2 अलग अलग प्रोसेस चल रही हैं। ध्यान से क्वेश्चन को देख लेना कि वो ड्यूरिंग डे टाइम कह रहा है कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कह रहा है, थोड़ा घुमा देगा एग्जामिनर क्वेश्चन को। नाइट टाइम फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगी, केवल रेस्पिरेशन होगा, तो ऑक्सीजन अंदर लेंगे और CO2 को बाहर छोड़ेंगे। इसीलिए हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि रात के समय पेड़ पौधों के नीचे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या निकालते हैं, CO2, तो हमको नींद अच्छी नहीं आएगी उसके नीचे, हमको ऐसा लगेगा सफोकेशन हो रहा है क्या। नेक्स्ट, अब ये था रेस्पिरेशन प्रोसेस। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू, थोड़ा सा समराइज कर दूं इसको। हमने जो भी फूड डाइजेस्ट किया है, एब्जॉर्ब कर लिया है, हमारे ब्लड में पहुंच चुका है, ब्लड से और ऑक्सीजन हमारे पास ब्लड में आ चुकी है, और ये अब सेल्स को सप्लाई देने के लिए तैयार है। हर सेल में ऑक्सीजन और फूड उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है, देखिए अब हमारे पास है लाइफ प्रोसेस 3, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ब्लड हमारे पास एक बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। जब भी हमारी सेल्स को किसी भी
रॉ मटेरियल की ज़रूरत हो, ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, तो ब्लड तुरंत उसको ये सप्लाई पूरी करता है। तो इसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है वो आप देखते हैं पहले। चलिए देखो, प्लांट के अंदर देखो, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर पार्ट अपने लिए ऑक्सीजन खुद कमा रहा है। रूट्स के अंदर रूट हेयर है, लेंटिकल्स हैं, स्टोमेटा हैं, तो हर पार्ट अपने लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहा है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को तो ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या बचता है हमारे पास? H2O। क्या बचता है हमारे पास? फूड। और क्या बचता है हमारे पास? हॉर्मोन्स। ये कुछ मेन 3 आइटम्स हैं जिनको ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, जैसे मेरे पास ये एक प्लांट है, मान लीजिए ये नीचे रूट्स हैं इसकी। हमारे पास ट्रांसपोर्ट करने के लिए 2 कंडक्टिंग टिश्यू पाए जाते हैं प्लांट के अंदर, 2 कंडक्टिंग टिश्यूज। एक है जाइलम, ये देखिए कुछ इस तरह का, हम इसको बोलते हैं, यहां से ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। दिस इज जाइलम। जाइलम के अंदर एक सेल पाई जाती है जिसका नाम है ट्रैकीट्स। छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। जाइलम वेसल ट्रांसपोर्ट वाटर एंड इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीट्स, सेल्स का नाम है। और अच्छा, इस वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती। एनर्जी यूज क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम जानते हैं कि पौधे ट्रांसपायरेशन करते हैं, मतलब स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर्स को बाहर निकालते हैं। तो जब पानी ऊपर से निकलेगा, इवेपोरेट होगा, ट्रांसपायर्ड होगा, तो नीचे एक सक्शन बनेगा, उस सक्शन के द्वारा पानी नीचे से ऊपर चढ़ जाता है और किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे पास दूसरा एक कंडक्टिंग टिश्यू होता है, इसका नाम है फ्लोएम। हमारी लीव्स के अंदर जो फूड बनता है, ये फूड ट्रांसलोकेट होता है। अब ये हमारे प्लांट के हर पार्ट में, चाहे वो शूट हो, लीव हो, चाहे वो रूट हो, सभी को फूड की ज़रूरत पड़ती है। तो याद रखना, जाइलम के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट यूनी डायरेक्शनल होता है, बट फूड का ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल होता है, टुवर्ड्स द रूट एंड टुवर्ड्स द सूट। और प्लांट के हर पार्ट को फूड पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। और ये जो फ्लोएम है, इट कंसिस्ट ऑफ ए सेल नोन एज सीव सेल। याद रखना, जाइलम, अच्छा, पेड़ पौधों की जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी, वो एक्चुअली में जाइलम होती है, जाइलम। और जाइलम के अंदर होता है लिग्निन और सेलुलोज। ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो MCQs वगैरह में पूछे जा सकते हैं, NTSE में या साइंस ओलंपियाड में ये पूछे जा सकते हैं। अगला देखिए, हम लोग आते हैं ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स। हमारी लाइफ प्रोसेस जो है उसमें मेनली जो हमको डिस्कस करना है वो ह्यूमन बींग्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस करना है। तो देखिए, ह्यूमन के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको कहा गया है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसके 3 मेन पार्ट हैं। एक आता है ब्लड, ब्लड वेसल और हार्ट। अब ब्लड तो वो डिलीवरी बॉय है जो सेल तक पहुंच रहा है, और ब्लड वेसल्स वो एजेंट हैं जो ब्लड को इधर उधर ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। कुल मिलाकर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 पार्ट हैं, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। ब्लड वेसल ऐसे समझिए हमारे शरीर के अंदर पाइपलाइन फिट कर दी गई है जिनसे होकर ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। अब देखिए, ये जो ब्लड है, हम लोग एक एक करके जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें वो डिस्कस करेंगे यहाँ। ब्लड में मेनली 2 पार्ट आते हैं। एक है प्लाज्मा, जो कलरलेस वाला पार्ट होता है, आप देख पा रहे हैं यहाँ 90% वाटर है, प्रोटीन है, डाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। ब्लड जो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से ले रहा है, फूड को लेके जा रहा है, वेस्ट मटेरियल को लेके जा रहा है, ये जो पोर्शन है वो प्लाज्मा वाला पोर्शन है। जो ब्लड का दूसरा पोर्शन है ब्लड सेल, उसके अंदर पाई जा रही हैं आरबीसीज। आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। WBC ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को डिसाइड करती हैं, इम्यूनिटी। और प्लेटलेट्स ये ब्लड क्लॉट बनाने का काम करती हैं। क्या काम है? देखो, NCERT में एक लाइन यूज की गई है कि अगर मान लीजिए कभी ब्लड वेसल्स के अंदर कोई पंक्चर हो जाए, कोई लीकेज हो जाए,
तो तुरंत प्लेटलेट्स वहां पर जाकर ना जमा हो जाती हैं, क्लॉट बनाने का काम करती हैं, ब्लड को लीक होने से रोकती हैं। ये मेन काम है इसका, ठीक है। और प्लाज्मा का मेन काम है वही 90% वाटर है, डाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट प्रोडक्ट है, हॉर्मोन्स है, ये सारे काम प्लाज्मा के हैं। देखिए नेक्स्ट ब्लड वेसल्स, हमारे पास 3 तरह की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, आर्टरीज, ब्लड कैपिलरीज और वेन्स। हम लोग देखिए इसको कुछ ऐसे पढ़ेंगे। मैं यहां आर्टरीज को बनाऊंगा रेड कलर से। आर्टरीज बड़ी होती हैं, थिक होती हैं, थिक, ठीक है, और ये काफी मोटी होती हैं। फिर वेन्स जो होती हैं वो थोड़ी सी थिन होती हैं, और मैं वेन्स को बनाऊंगा ब्लू कलर से, ब्लू कलर से। आगे चल के हम देखेंगे, क्योंकि वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब इसमें ऑक्सीजन कम है, CO2 ज़्यादा है, और आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम रेड कलर से दिखाते हैं। अब देखिए ये जो आर्टरी है एक्चुअली में हमारे हार्ट से, हार्ट क्या है, एक पंप ऑर्गन है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर है वहाँ पर, प्रेशर से ब्लड को बाहर फेंक रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वहाँ से बड़े बड़े पाइप जुड़े हुए हैं जिसको आर्टरी कह रहे हैं, और ये वेन्स है। तो आर्टरी डायरेक्टली वेन्स के कांटेक्ट में नहीं आती है। ये आर्टरीज, ये जो हमारे पास आर्टरीज हैं, ये पहले छोटे छोटे फाइन कैपिलरीज में टूटते हैं, कुछ ऐसे देखिए, ऐसे छोटे 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 ये आर्टरियोल्स बनाते हैं। आर्टरियोल्स फिर ब्लड कैपिलरीज बनाते हैं, ब्लड कैपिलरीज दोबारा से यूनाइट होते हैं, देखिए ये यूनाइट होते हैं दोबारा, और फिर वेन के साथ जुड़ने का काम करते हैं। अब बात समझिए, यहां ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा है, अगर ये डायरेक्ट किसी सेल के कांटेक्ट में आया है तो सेल के अंदर ब्लड भर जाएगा पूरा। तो यहां पर इसका प्रेशर कम करने के लिए छोटे छोटे फाइन कैपिलरीज आर्टेरियोल्स बनते हैं, आर्टेरियोल फिर छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज में। अब जैसे मान लीजिए यहां पर कोई सेल है, ठीक है, अब ये सेल ब्लड कैपिलरीज इसके कांटेक्ट में आएंगी, इस सेल के कांटेक्ट में, और ब्लड अपना प्लाज्मा के थ्रू, प्लाज्मा में क्या है, ऑक्सीजन है, CO2 है, फूड है, ये सब प्लाज्मा में है, और प्लाज्मा के थ्रू फिर ये अंदर जाएगा, और फिर CO2 वगैरह सब सेल से लेकर वापस लौट कर आएगा, फिर वेन्स के थ्रू लौटकर हार्ट में जाएगा। तो वेन्स जो है वो थिन है और आर्टरीज जो है वो थिक है। अब आपके बोर्ड में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज, वेन्स, ब्लड कैपिलरीज। तो देखिए हमने एक टेबल बना रखी है, उससे हम लोग डिस्कस करते हैं। डायरेक्शन ऑफ ब्लड, तो देखिए हमेशा याद रखिए, जैसे ये हार्ट है, इस तरह से ये जो हार्ट है, हार्ट से दूर जाएगी आर्टरी हमेशा, और जो वेन होगी वो जो वेन होगी वो हमेशा वो टुवर्ड्स द हार्ट लेकर जाएगी, टुवर्ड्स द हार्ट हमेशा। आर्टरीज ब्लड से, हार्ट से दूर जाती है, और वेन हार्ट की ओर जाती है। ब्लड देखें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एक एक्सेप्शन है, अभी हम लोग देखेंगे क्या एक्सेप्शन है वो, और ये हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। थिक है, इलास्टिक है, मस्कुलर है, ठीक है, और इसका जो ल्यूमेन होता है वो थोड़ा सा नैरो होता है, तभी तो प्रेशर बन पाएगा। मतलब थिक है, मस्कुलर है, इलास्टिक है, और उसका जो डायामीटर है वो रिलेटिवली थोड़ा सा कम है प्रेशर मेंटेन करने के लिए। वॉल्व्स नहीं होते। वॉल्व क्या होते हैं, जैसे साइकिल की टायर में वॉल्व होता है, यूनि डायरेक्शनल एयर का फ्लो, बाहर से एयर अंदर आ जाए, अंदर से बाहर ना जाए। अगर ऐसा होने लग जाएगा तो हवा निकलना शुरू हो जाएगी, हम वॉल्व को फिर बदलवा देते हैं। लोकेशन, ये डीपली सीटेड होते हैं, ये सुपरफिशियल होते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अपने ब्लड के अंदर, जरा देख लें, जो भी रेड कलर से हैं वो सब आर्टरी हैं, और जो ब्लू कलर से हैं वो सब वेन्स हैं, ये सब वेन्स हैं। ऐसे समझिए हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए आर्टरीज बनी हुई हैं, और जो CO2 हमारी सेल से निकलती है उसको कलेक्ट करने के लिए वेन्स बनी हुई हैं, और ये इनका काम हार्ट तक उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाना है। अब हार्ट क्या करता है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। हम लोग एक छोटे से डायग्राम से देखेंगे इसको। देखिए ये रहा वो डायग्राम।
एनसीईआरटी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने यहाँ पर सिंपलर बनाने की कोशिश की है इसको। देखिए ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। ह्यूमन हार्ट कैसा है कि अपने ऐसे लेफ्ट हैंड को लीजिए, इसको ऐसे मुट्ठी बांधिए और इसको ऐसे लगा के थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए, इस तरह से थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर टिल्ट कर दीजिए। ये एक ह्यूमन हार्ट की पोजीशन है और उसकी साइज है। नेक्स्ट देखें, अब ये जो ह्यूमन हार्ट है एक्चुअली में इसमें 4 चैम्बर हैं। ये है राइट एट्रियम, देखो ऐसे मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं इसको, कुछ इस तरह से देखिए। ऐसे देखिए, ये ऊपर वाले जो पार्ट होते हैं इसको बोलते हैं एट्रियम, दिस इज ऑल्सो एट्रियम। और नीचे वालों को बोलते हैं वेंट्रिकल्स, दिस इज वेंट्रिकल। दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल, एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरह से ये 4 चैम्बर हो गए हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर। अब यहां हमारी जो सबसे बड़ी वेन है जिसको कहते हैं सुपीरियर वेना केवा, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अच्छा, मैं अब यहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए ब्लू कलर कर लेता हूं। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, देखिए। अब ये जो राइट एट्रियम है ये राइट वेंट्रिकल के जुड़ा हुआ है, राइट वेंट्रिकल से थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है। जैसे ही ये राइट एट्रियम कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, यहां ये वॉल्व ओपन होता है और ये पूरा भर जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, ये पूरा भर जाता है। अब जैसे ही ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से भर गया, नीचे वाला वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहां पर एक वॉल्व लगा रहता है और ये वॉल्व के द्वारा सीधे एक पल्मोनरी आर्टरी जा रही है। याद रखना क्या है ये, पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी इज द एक्सेप्शन विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये पल्मोनरी आर्टरी हमारे जो लंग्स हैं ऊपर, ये रहे लंग्स, इन लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। और अब ये ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई हो गई, ऑक्सीजन डिफ्यूज इन हो गई, ऑक्सीजन आ गई अंदर। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है लेफ्ट एट्रियम में, यहां। अब जब लेफ्ट एट्रियम पूरा भर जाएगा तो यहां पर एक वॉल्व लगा हुआ है। अब ये वॉल्व जो है बाइकस्पिड है, यहां से ये पूरा भर जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, और यहां से एक सबसे बड़ी आर्टरी निकलती है जिसका नाम है सुपीरियर ऑर्टा, और ये सुपीरियर ऑर्टा के द्वारा पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई चलती है। तो कुल मिलाकर इस तरह से ह्यूमन हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन का काम करता है। चलिए, अब यहीं पर एक टर्म आता है डबल सर्कुलेशन। क्या है देखिए आप, हम अपने हार्ट को ऐसे 4 पार्ट में लिख लेते हैं। देखिए, ये है राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब समझिए, यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला है, पूरी बॉडी में सप्लाई हुआ, पूरी बॉडी में। अब बॉडी ने जो भी वेस्ट मटेरियल था वो सब किस में डाल दिया, आर्टरी के अंदर, मतलब आर्टरी वाले ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब यहां से ये ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर चला कौन, वेन्स, सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। ये आ गई राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, लंग्स में। अब लंग्स से, अब एक चीज समझना आप, ये लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चुका है, लेकिन लंग्स से ही ये पूरी बॉडी में नहीं गया। लंग्स से पहले किस में आया, हार्ट में आया, हार्ट से यहां फिर सप्लाई हुआ है इसकी। तो अगर ये लंग से सीधा चला जाता बॉडी पार्ट्स में तो वो एडिक्वेट प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता, पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई एज इट इज नहीं मिल पाती, उस प्रेशर के साथ नहीं मिल पाती। तो यहां पर देखिए, लंग्स के पास, हमारे हार्ट के पास
जो ब्लड है वो दो बार आ रहा है, एक तो यहां आया और एक यहां आया, तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। तो जो मल्टी सेलुलर हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, और जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो वो तो सिंगल सर्कुलेशन से काम चला लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग हार्ट बीट की बात करें। हमारा हार्ट एक मिनट में ऑलमोस्ट 72 टाइम्स, 70 से लेके 72 टाइम्स बीट करता है। अब हार्ट बीट का मतलब है क्या एक्चुअली में? देखिए, हमारे हार्ट में दो पंप होती हैं, दो पंप है हमारे हार्ट में। कौन कौन सी? देखिए, ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल। ऊपर वाला कॉन्स्ट्रैक्ट होगा तो नीचे वाला रिलैक्स, नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऊपर वाला रिलैक्स। इस तरह से कुछ कहानी चलती है। तो ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, नीचे वाला रिलैक्स कर रहा है, नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ऊपर वाला रिलैक्स कर रहा है। तो इनमें वॉल्व ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। वहां पर साउंड आती है लब डब। ये तो बॉलीवुड वालों ने धक 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 करके चला दिया है, अदरवाइज हार्ट तो हमारा बेचारा लब डब से ही काम चला रहा है। ठीक है। पल्स रेट सेम उसी, देखिए हमारे हार्ट से प्रेशर से ब्लड निकला है। अब प्रेशर से निकला है तो जो ब्लड वेसल है उस पर प्रेशर लगेगा तो वो थोड़ी सी एक्सपेंड करेगी। आप खुद अपने हाथ को ऐसे पकड़िए और सुनने की कोशिश करिए, तो आपको अपनी पल्स सुनाई देगी। जितनी हार्ट रेट होगी, हार्ट बीट होगी, उतनी ही पल्स रेट होगी। और हार्ट बीट को सुनने के लिए हम लोग स्टेथोस्कोप का भी इस्तेमाल करते हैं, स्टेथोस्कोप। ठीक है। नेक्स्ट, अब एक चीज आती है हमारे पास लिम्फ। एनसीईआरटी में एक छोटा सा बॉक्स दे रखा है लिम्फ के बारे में। लिम्फ क्या काम करता है उसको समझिए। मेरे पास यहां ब्लड है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या है? ब्लड। और ये मेरे पास है सेल। सेल के बाहर होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को कहते हैं हम ECF। और सेल के अंदर जो होता है उसे कहते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ICF। ठीक है। अब देखिए, ब्लड, यहां से ब्लड का प्लाज्मा, प्लाज्मा में ऑक्सीजन है, फूड है, ये तो इस सेल को पहुंचा दिए। और इस सेल के जो CO2 थे और वो भी वेस्ट मटेरियल जो भी था, वो सब हमारा प्लाज्मा में आ गया, और प्लाज्मा लेकर वापस इसको यहां आ गया। लेकिन कभी कभी सेल का जो वेस्ट मटेरियल होता है काफी बड़ा होता है, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको वापस हम ब्लड में, ब्लड कैपिलरीज के द्वारा उसको कैरी नहीं करवा सकते। अब अगर जो वेस्ट मटेरियल लार्ज है तो वो इसी ब्लड वेसल के सहारे सहारे अलग से एक लिम्फ वेसल चलता है, लिम्फ वेसल। और ये लिम्फ वेसल पूरा बॉडी को कवर करते हुए और हमारे हार्ट में एंटर करने से पहले वेन्स में ही यहां मिल जाता है, यहां। अब ऐसे समझिए जैसे हमारी यमुना जी काफी गंदी है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, तो इसको साफ करने का एक तरीका IIT कानपुर ने सुझाया था कि क्यों ना यमुना के किनारे किनारे एक बड़ा सा नाला बनाया जाए। हमको पता है फैक्ट्रीज वगैरह का वेस्ट प्रोडक्ट निकलना है, वेस्ट वाटर निकलना है, उसको डायरेक्ट यमुना में, क्योंकि यमुना पे चौक हो जाती है, यमुना में पानी कम रहता है तो फ्लो नहीं है उसमें, तो क्यों ना उस नाले में वो वेस्ट मटेरियल डाला जाए और समुद्र में गिरने से पहले आप उस यमुना में उसको मिक्स कर दीजिए। तो थ्रू आउट द बॉडी ब्लड कैसा रहने वाला है? ज़्यादा वेस्ट नहीं रहेगा, ज़्यादा बेकार नहीं होगा। और जैसे ही वो हार्ट में एंट्री करने वाला हो, उस लिम्फ को उसमें मिला दीजिए, फिर वो लंग्स के थ्रू जाएगा और अपने आप प्यूरिफाई होने का काम कर देगा। हमारी बॉडी में प्यूरिफाइंग ऑर्गन्स हैं, जैसे लंग्स, ये ऑक्सीजन देने का काम करता है, लिवर, किडनी, और कुछ हद तक हमारी स्किन, ये भी प्यूरिफाइंग ऑर्गन है, ब्लड प्यूरिफाई करने का काम करती है। नेक्स्ट, अब लास्ट लाइफ प्रोसेस आती है हमारे पास, दैट इज, चैप्टर काफी लेंदी हो गया है, आप लोग 2 बार में 3 बार में इसको देख लेना और साथ में नोट्स जरूर बनाना, तभी इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। देखिए, एक्सक्रीशन का सीधा सा मतलब है जो भी अनवांटेड मटेरियल है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसको बॉडी से बाहर निकालना। ह्यूमन बींग के अंदर ये जो एक्सक्रीशन है उसके लिए अलग से सिस्टम बनाया हुआ है, जिसमें एक किडनी आती है, 1 पेयर ऑफ किडनी, ठीक है। देन यूरेटर्स, इसको यूरेटर्स कहते हैं, और नीचे होता है यूरिथ्रा। देखिए, इन किडनीज में रेनल आर्टरी, ये
ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसके पास, और साथ में जो भी बॉडी की जर्नी में जो भी वेस्ट मटेरियल आया है वो सब किडनी को ट्रांसफर कर देती है, और फिर वेन यहाँ से उस ब्लड को लेकर फिर हार्ट में जाएगी, और फिर वो हार्ट से लंग्स में जाएगा, फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए इसकी प्रोसेस कैसे काम करता है। ये हमारी किडनी के अंदर, जैसे मैं एक किडनी बनाऊं यहां पर, देखिए ये एक किडनी है, यहां पर छोटे छोटे फिल्ट्रेशन यूनिट पाए जाते हैं जिसको कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन, स्मॉलेस्ट फिल्ट्रेशन यूनिट होती है हमारी किडनी के अंदर। ये क्वेश्चन बनता है आपके यहाँ। अब वो नेफ्रॉन मैंने यहां बना दिया एक, ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल, ये है पीसीटी, ये है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, ये है डीसीटी, और ये है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। अब काम कैसे चलता है वो देखिए। मान के चलिए कि ये मेरे पास ये बोमेन्स कैप्सूल है, और इसके अंदर नेफ्रॉन, मतलब इसमें जो है ये जो आपको फाइन ब्लड कैपिलरीज दिखाई दे रही हैं इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। अब ऊपर से यहां पर ब्लड आ रहा है प्रेशर के साथ, ब्लड रीनल आर्टरी जो है रीनल आर्टरी प्रेशर के साथ ब्लड को लेकर आ रही है। तो ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल क्या क्या हो सकता है उनके अंदर? वेस्ट मटेरियल शुगर हो सकते हैं, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, ये सब फोर्स के साथ बाहर आ जाता है। अच्छा याद रखना, जो प्रोटीन, ब्लड प्रोटीन्स होते हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं, उनका साइज ज़्यादा बड़ा है, वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे ग्लोमेरुलस को। तो बोमेन कैप्सूल से फिल्टर होके हमारे पास यहाँ क्या क्या आ चुका है? शुगर आ चुका है, यूरिया आ चुका है, कुछ आयंस आ चुके हैं, आयंस। ठीक है, तो अब प्रोसेस कैसे चलती है देखिए। हमारे पास सबसे पहले हो रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ब्लड आया तो ब्लड से क्या क्या निकल गया? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, ये सब आ गए हैं। अब क्या होगा देखिए, हमारी ये जो पीसीटी है, हमने फोर्स के साथ में बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल बाहर तो निकाल दिया जल्दी जल्दी प्रेशर में, लेकिन कुछ वेस्ट मटेरियल का यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब जैसे दिवाली पर हम लोग सफाई करते हैं और बहुत सारा सामान बाहर निकाल के पटक देते हैं, ये भी कबाड़ा है, ये भी कबाड़ा है, ये भी कबाड़ा है। तो हमारी मम्मी आती हैं अंदर से, वो कहती हैं अरे सबको बाहर निकाल देगा, क्या करेगा? तो उसमें से वो कुछ सामान को खींच खींच के वापस दोबारा से घर में रख लेती हैं। वही सेम काम है यहाँ पर। तो जो वेस्ट मटेरियल फोर्स के साथ निकल गया था उसी को रीएब्जॉर्ब कर लिया गया। रीएब्जॉर्ब पहले हुआ है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड स्टेप ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, और यहाँ पर डीसीटी में सीक्रेशन किया जाता है किसका? पोटेशियम आयन का, H+ आयन का, और यहां हमारे पास ब्लड से फिल्टर होकर बनता है यूरिन, और ये यूरिन फिर क्या होगा? यूरिटर्स के द्वारा, यूरिटर हमारी किडनी, हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। कैसे? देखिए आपको किडनी की शेप आती है, देखिए कुछ इस तरह से होती है हमारी किडनी। इस तरह से यहां पे यूरिटर्स होते हैं, ये यूरिटर्स हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिथ्रा है, और जो हमारे शरीर से यूरिन को बाहर करने का काम करता है। नेक्स्ट, कभी कभी किसी पेशेंट की, किसी पर्सन की किडनी काम नहीं करती है, तो उसको आर्टिफिशियल किडनी मशीन से अटैच किया जाता है, जिसे कहते हैं डायलाइसिस। डायलाइसिस में क्या होता है? हमको पता है हमारा ब्लड किडनी के थ्रू जाता है और वेस्ट मटेरियल को अलग करता है और प्यूरिफाइड होकर दोबारा से लंग्स और लिवर में घूमता हुआ जाता है। हमने क्या किया है, इस पेशेंट का देखिए ब्लड, किडनी तो खराब है इसकी, हमने ये डायलिसिस एपरेटस में यहाँ पास किया, और यहाँ पर एक है डायलाइजिंग लिक्विड होता है, जो वेस्ट मटेरियल है वो सब इस डायलाइजिंग लिक्विड में इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, और फ्रेश ब्लड दोबारा से हमारी बॉडी में चढ़ा दिया जाता है। इस तरह से ये हीमोडायलिसिस प्रोसेस काम करती है। अब देखिए एक छोटा सा पॉइंट और आता है आपके यहाँ के, प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है। हम ये जानते हैं प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन क्या क्या होगा, देखो CO2 प्लांट्स के अंदर, ऑक्सीजन, ठीक है, और वाटर वेपर्स,
और भी कुछ वेस्ट मटेरियल है, जैसे रेजिन, कुछ प्लांट्स रेजिन देते हैं, लीव्स का फॉल ऑफ हो जाता है, बार्क, पेड़ों की छाल गिरने लग जाती है, ये सब वेस्ट मटेरियल बन जाते हैं एक समय के बाद पेड़ के अंदर। तो हमारे पेड़ों के अंदर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है, जैसे हमारी ह्यूमंस के अंदर किडनी होती हैं, प्लांट्स के अंदर ऐसा कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। अब देखिए, ऑक्सीजन, CO2, वाटर वेपर, इनका क्या होगा? स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू CO2 और ऑक्सीजन को ये एक्सचेंज करते हैं और वाटर वेपर को एक्सचेंज करते हैं। अच्छा, अब देखिए, कुछ वेस्ट मटेरियल लीव्स में स्टोर होते हैं, तो एक समय के बाद ऑटम सीजन में ये सारी पत्तियों को गिरा देते हैं। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमारे पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, ये सारे काम डिफ्यूजन से ही कर लेता है। छोटा है, खाना खाना है तो खाने के बगल में बैठ गया, सांस लेनी है तो किसी ऑक्सीजन सोर्स के पास बैठ गया, एक्सक्रीशन करना है तो किसी एक्सक्रीटरी जहां पर वो कर सकता है पानी के पास, वहां खड़ा हो गया, वहां से एक्सक्रीशन कर दिया। अर्थवर्म के अंदर एक स्पेशल एक्सक्रीटरी यूनिट पाई जाती है जिसका नाम है नेफ्रीडिया, और इंसेक्ट के अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। अभी मैं देख रहा था साइंस ओलंपियाड का पेपर, तो उसमें ये क्वेश्चन था, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स, ये इंसेक्ट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने ये पूरा लाइफ प्रोसेस चैप्टर कंप्लीट किया है। बहुत मेहनत लगी है इस लेक्चर को डिज़ाइन करने में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखेंगे, इससे नोट्स बनाएंगे, और जो मैंने आपको अभी एक सजेशन दिया था कि हर चैप्टर को कंप्लीट क्लोज करिए, आधा अधूरा मत पढ़िए। एक दिन ऐसा आएगा कि कल एग्ज़ाम है और आज आपके पास सारे चैप्टर बचे हैं रिवाइज करने के लिए, ऐसा मत करिए। अभी जैसे मान लीजिए आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम आते हैं, तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में 4 चैप्टर आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप उन 4 चैप्टर्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि एनुअल में उन 4 चैप्टर को पढ़ने के लिए 40 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तैयारी ऐसे होती है टुकड़ों में, इसीलिए तो ये सारा कॉन्सेप्ट लाया गया, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, बोर्ड, इसीलिए लाया गया है कि आप धीरे 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 अपने टारगेट को डिवाइड करिए और उन चैप्टर्स को एकदम सील पैक करके तैयार करिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू।